राज्य विधानसभा के बारे में हम बात करेंगे। वो है चेरिया बरियारपुर, बेगूसराय की विधानसभा है और फिलहाल तो यहां आरजेडी का कब्जा है। लेकिन चेरिया बरियारपुर विधानसभा की सीट का मिजाज क्या रहा है, रिकॉर्ड क्या कहते हैं, ये सीट आरजेडी के खाते में है तो इससे पहले कौन यहां पर राज करता रहा है या फिर आरजेडी का ही दबदबा इस इलाके में रहा है। रंजन जी, चेरिया बरियारपुर को अगर स्कैन करते हैं तो क्या नजर आता है? क्या आरजेडी ही यहां पर लीड करती हुई, रूल करती हुई दिखी है या फिर बदलाव हुआ है? देखिए, अगर आप चेरिया बरियारपुर विधानसभा को स्कैन कीजिएगा तो ये दिखेगा कि यहाँ किसी एक दल का दबदबा जो है वो नहीं रहा है। चीज़ें बदलती रही हैं, कुछ समय तक किसी दल को मिला है, फिर उसके बाद जनता बदल देती है, फिर दूसरा दल जो है वो यहाँ से चुनाव जीत जाता है। चेरिया बरियारपुर जो है वो बेगूसराय लोकसभा क्षेत्र में एक विधानसभा की सीट है। इसके अलावा बेगूसराय जिला में ही पड़ता है और इस सीट का जो गठन है वो 1977 में हुआ था। अगर हम चेरिया बरियारपुर विधानसभा की बात करें तो यहाँ पर अब तक 11 चुनाव हुए हैं 1977 से, और इन 11 चुनावों में कांग्रेस ने 2 बार ये सीट जीती है, जनता दल यूनाइटेड ने भी 2 बार जीती है, एलजेपी भी 2 बार यहाँ से जीतने में कामयाब रही है, तो आरजेडी को भी यहाँ से 2 बार सफलता मिली है। जनता दल ने भी 2 बार ही जीत हासिल की है और 1 बार सीपीआई को जो है यहाँ पर सफलता मिली है। ऐसे भी जब आप बेगूसराय पहुँचते हैं तो वहां पर कम्युनिस्ट का एक इम्पैक्ट जो है वो दिखता है। पहले तो बहुत ज्यादा था लेकिन समय के साथ साथ जो है वो थोड़ा कम जरूर हुआ है, लेकिन वो इम्पैक्ट यहां पर दिखता है। ऐसे जीत में तो आपको कम्युनिस्ट सिर्फ 1 बार ही दिख रहे हैं, लेकिन यहां पर जो मुकाबला होता है वो शुरुआती सालों में अगर आप देखेंगे तो वो कांग्रेस और सीपीआई के बीच ही होता था। इसके बाद फिर जो है ये जब आगे बढ़ा तो फिर कांग्रेस और सोशलिस्ट विचारधारा के बीच जो है मुकाबला होने लगा और फिर कांग्रेस भी उस रेस से बाहर हो गई और फिर सोशलिस्ट विचारधारा के लोगों के बीच ही जो अलग अलग दल बने उनमें आपस में मुकाबला होने लगा। चेरिया बरियारपुर में ये सारी चीज़ें दिखती हैं और ये भी दिखती हैं कि जैसे जो है दल अलग अलग समय पर जीते हैं और 5 दल जो है वो 2-2 बार चुनाव जीते हैं और सीपीआई 1 बार। तो जब आप व्यक्तिगत रूप से भी देखिएगा तो ये दिखेगा कि जो 4 उम्मीदवार रहे हैं वो 2-2 बार यहाँ से चुनाव जीते हैं। हरिहर महतो 2 बार यहाँ से चुनाव जीते हैं, रामजीवन सिंह वो 2 बार यहाँ से चुनाव जीते हैं, अनिल चौधरी वो भी 2 बार यहाँ से चुनाव जीते हैं और पूर्व मंत्री मंजू वर्मा भी यहाँ से 2 बार चुनाव जीतने में कामयाब रही हैं। तो कुल 7 व्यक्ति ही इन 11 चुनावों में जीत हासिल कर सके हैं। और अगर आप देखिए तो यहाँ पर 8 तो ऐसे आ जाते हैं तो 3 ही व्यक्ति हैं जो 1-1 बार चुनाव जीते हैं, नहीं तो सबको जो है एक दोबारा मौका जरूर मिला है। उसमें एक सुखदेव महतो हैं जो 1 ही बार चुनाव जीते हैं। इसके अलावा अशोक कुमार हैं जो कि 1 ही बार चुनाव जीते हैं और राजवंशी महतो जो कि अभी प्रेजेंट विधायक हैं वो भी 1 ही बार चुनाव जीते हैं। लेकिन उनके पास वो अवसर है कि वो जो एक एलिट ग्रुप है जिसमें 4 लोगों ने 2-2 चुनाव जीते हैं, उस एलिट ग्रुप में शामिल होने का एक अवसर राजवंशी महतो के पास है अगर पार्टी उन्हें टिकट देती है तो। अब हम यहाँ पर जो आखिरी 3 चुनाव हुए हैं उसकी बात कर लेते हैं। वैसे अगर इस क्षेत्र की हम बात करें तो चेरिया बरियारपुर में चेरिया बरियारपुर, खादोवंदपुर, छौराही प्रखंड और नावकोठी प्रखंड की 2 ग्राम पंचायत जो है पहसारा और महेशवाड़ा, ये 2 ग्राम पंचायतें इसमें शामिल हैं। तो ये चेरिया बरियारपुर विधानसभा का एरिया है जिसके अंतर्गत यहाँ पर चुनाव होता है। अब अगर हम 2010 से देखें तो 2010 में जो है
वो कुमारी मंजू वर्मा जेडीयू के टिकट पर चुनावी मैदान में उतरती हैं। इसके अलावा एलजेपी से जो है वो अनिल कुमार चौधरी चुनावी मैदान में होते हैं। उस वक्त अनिल कुमार चौधरी सिटिंग विधायक थे और वो जीत की हैट्रिक लगाना चाहते थे, वो चुनावी मैदान में थे। इसके अलावा आपको सीपीआई से उषा सहनी चुनावी मैदान में थी और सुदर्शन सिंह निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे। तो यहां पर कुमारी मंजू वर्मा को 32,807 वोट मिलते हैं, 28.73% वोट। और जो अनिल कुमार चौधरी हैं उनको 31,746 मतलब कि 27.8% वोट। तो एक बिल्कुल क्लोज फाइट जो है यहां पर दिखती है। अगर आप देखिए तो 1000 से कुछ ज्यादा वोटों की हार जीत में जो है वो अंतर रह गया था। और उषा सहनी जो है, जो सीपीआई की उम्मीदवार थी, वो चौथी पोजीशन पर चली गई थी। इनको 13,450 वोट आए थे, 11.78%। और सुदर्शन सिंह जो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे वो तीसरे स्थान पर रहे थे 14,581 वोटों के साथ। फिर 2015 में चूंकि महागठबंधन बना था, जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस एक साथ चुनाव लड़ रहे थे, तो ये सीट जो है जेडीयू को ही दी गई क्योंकि वो उसकी सिटिंग सीट थी। और इस बार जो है एलजेपी ने फिर से अनिल कुमार चौधरी को ही चुनावी मैदान में उतारा, लेकिन जीत जो है एक बार फिर से कुमारी मंजू वर्मा को ही मिली। उनको मिले 69,795 वोट, मतलब कि 50.37% वोट। और जब एक बार आप 50% का आंकड़ा क्रॉस कर लेते हैं तो फिर रिजल्ट आपके पक्ष में ही आना ही है। अनिल कुमार चौधरी को 40,059 वोट मिले, मतलब लगभग 29% वोट। और यहां पर जो है सीपीआई से मोहम्मद अब्दुल हफीज खान जो है वो चुनावी मैदान में थे, 8,092 वोट लेकर आए, 5.84% वोट। और जीत जो मिली कुमारी मंजू वर्मा को यहां पर मिली, तो एक बड़े अंतर से वो चुनाव यहां पर जीतती हैं। लेकिन फिर जब 2020 का समय आता है, परिस्थितियां बदल चुकी हुई होती हैं। मंजू वर्मा जो है फिर से जेडीयू के ही टिकट पर खड़ी होती हैं, लेकिन इस बार एनडीए फोल्डर का हिस्सा होती हैं, जबकि 2015 में वो महागठबंधन के तरफ से उम्मीदवार थी। इस बार जो है आरजेडी अपना उम्मीदवार देता है यहां से और राजवंशी महतो को चुनावी मैदान में उतारता है। राजवंशी महतो बलिया से जो है लोकसभा का चुनाव भी 1998 में जीत चुके हैं, सांसद रहे हैं और वो 13 महीने तक जो है वो सांसद भी रहे थे। इसके अलावा एलजेपी फिर से प्रत्याशी जो है यहां पर देती है। ऐसे भी 2020 में जहां भी जेडीयू के कैंडिडेट थे तो एलजेपी ने प्रत्याशी दिया था, तो फिर से एक प्रत्याशी यहां पर जो है खड़ी होती हैं। राखी देवी यहां से चुनावी मैदान में एलजेपी के टिकट पर उतरती हैं और आरएलएसपी से जो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है वो यहां से सुदर्शन सिंह को चुनावी मैदान में उतारती है, जो 2010 में निर्दलीय लड़कर 14,500 से ज्यादा वोट ला चुके थे। तो अगर यहां पर आप जातीय गोलबंदी देखें तो यहां पर कुमारी मंजू वर्मा कुशवाहा, राजवंशी महतो कुशवाहा और राखी देवी और सुदर्शन सिंह जो हैं वो भूमिहार जाति से आते हैं। तो एक यहां पर जो फाइट हुई, ऑलमोस्ट आप कह सकती हैं कि चतुष्कोणीय मुकाबला हुआ और इस चतुष्कोणीय मुकाबला में आरजेडी के राजवंशी महतो जो है यहां पर चुनाव जीतने में कामयाब हुए। कुमारी मंजू वर्मा को 27,738 वोट आए थे, सिर्फ 18.3% वोट। और देखिए उस समय चूंकि मंजू वर्मा कुछ विवादों में थी, जो मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड हुआ था उस समय जो है वो मंत्री थी, बाद में इनको मंत्री पद से भी हटाया गया, उसमें इनके पति का नाम भी आया था और फिर इन सारी चीजों की वजह से एक विवाद था
और उसका असर चुनाव पर दिखा। लोगों ने जो है कुमारी मंजू वर्मा को उस तरह से वोट नहीं किया, सिर्फ 18.3% वोट आए। जबकि जो एलजेपी के उम्मीदवार थे राखी देवी, उनको आए 25,437 वोट, मतलब 16.8%। तो आप जेडीयू और एलजेपी के वोट में देखें तो फर्क आपको ज्यादा जो है वो दिखेगा नहीं, 2% से कम का अंतर था। और सुदर्शन सिंह जो आरएलएसपी के टिकट पर लड़े, उनको मिले 10,591 वोट, मतलब 7% वोट। और जो राजवंशी महतो आरजेडी के उम्मीदवार थे, उनको मिले 68,635 वोट और वो 40,897 वोटों से चुनाव जीतने में कामयाब हुए। उनका जो मत प्रतिशत था वो भी 45.2% था। तो ये जो ट्रायंगुलर और क्वाड्रेंगुलर फाइट हुई, उसका सीधा फायदा जो है यहां पर राजवंशी महतो को मिला और वो बड़े अंतर से चुनाव जीतने में सफल हुए। लालटेन जो है उन्होंने जलाई, 2000 के बाद यहां लालटेन जली थी। फिलहाल अभी वही विधायक हैं। अब इस बार जो है ये देखना है कि जो चेरिया बरियारपुर सीट है उस पर चुनाव कौन लड़ते हैं। देखिए, दल तो फाइनल है महागठबंधन की तरफ से कि आरजेडी की चूंकि सिटिंग सीट है तो वही दल यहां पर चुनाव लड़ेगा। लेकिन आरजेडी से क्या उम्मीदवार राजवंशी महतो ही होंगे या प्रत्याशी बदले जाएंगे, इस पर जो है चर्चा होती है उम्र की वजह से। लेकिन क्या कुछ होता है इसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन एनडीए में आप कह सकती हैं कि पेंच फंसा हुआ है, और पेंच इसलिए फंसा हुआ है कि जेडीयू को पिछली बार आए 18.3% वोट और एलजेपी को आए 16.8% वोट। और यहां पर एलजेपी जो है अकेले चुनाव लड़ रही थी, तो वो इस सीट को बहुत आसानी से छोड़ेगी ऐसा दिखता नहीं है। वो चाहेगी कि उसको ये सीट मिल जाए। अब इसके लिए जेडीयू तैयार होता है या नहीं, या बेगूसराय में कोई और सीट देकर जो है उनको संतुष्ट करने की कोशिश की जाती है। क्योंकि जो आपको बेगूसराय का लोकसभा क्षेत्र है, उसमें कम से कम एक सीट तो एलजेपी लड़ना चाहेगी। अब वो सीट कौन सी होगी ये तय करना है। लेकिन यहां पर भी उनका दावा जो है वो मजबूत दिख रहा है और वो यहां पर जेडीयू के साथ बार्गेन जो है वो जरूर करेगी, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। और अगर जेडीयू ही चुनाव यहां से लड़ता है तो एक सवाल ये भी है कि प्रत्याशी कौन। चूंकि पिछले चुनाव में कुमारी मंजू वर्मा का प्रदर्शन आशानुरूप नहीं रहा था, बल्कि आप ये कह सकती हैं कि वो निराशाजनक रहा था। 18.3% वोट, ये बात भी सच है कि उस वक्त वो विवादों में घिरी हुई थी, तो उसका भी इंपैक्ट रहा होगा। लेकिन अब ये तय करना है जेडीयू नेतृत्व को कि क्या मंजू वर्मा ही यहां से चुनाव लड़ेंगी या वो किसी और की तरफ जो है वो देख सकता है। यहां पर डॉक्टर प्रवीण कुमार के नाम की चर्चा होती है, एक संजय कुमार हैं, और भी लोग हैं जो कि यहां से चुनाव लड़ना चाहते हैं जेडीयू की तरफ से। लेकिन एलजेपी का चूंकि यहां बढ़िया प्रदर्शन रहा है और वो चाहेगा कि ये सीट उसे मिल जाए, तो उसके पास भी जो है उम्मीदवार हैं, वो चाहेगा कि उनमें से किसी को भी वो चुनाव लड़ाए। सुदर्शन सिंह हैं जो कि अब पिछला चुनाव आरएलएसपी पे थे, लेकिन शायद अब जो है वो एलजेपी में आ गए हैं, तो वो एक प्रत्याशी हो सकते हैं। भूमिहार जाति से हैं। अनिल चौधरी जो कि 2 बार यहां से विधायक रहे हैं और 2 बार दूसरी पोजीशन पर रहे हैं, उनका स्टेटस क्या है इस पर भी बहुत कुछ निर्भर जो है वो करने वाला है। और आरजेडी से भी देखिए, अगर आप बात कीजिए तो पहला तो दावा राजवंशी महतो का ही बनता है। लेकिन अगर कोई भूमिहार कैंडिडेट आते हैं, एक राजीव नयन का लोग नाम लेते हैं, तो अगर वो आते हैं तो उनको भी टिकट जो है दिया जा सकता है।
लेकिन चूंकि ये जो विधानसभा है यहाँ पर जो कोयरी कुर्मी हैं उनकी संख्या बहुत अच्छी है, तो इसी वजह से आप देखिएगा कि यहाँ पर दो जाति का एक इम्पैक्ट दिखता है। एक तो कोयरी कुर्मी का इम्पैक्ट दिखता है और फिर एक भूमिहार जाति का जो है वो इम्पैक्ट दिखता है। तो कोयरी कुर्मी से ही लोग चाहेंगे कि वो प्रत्याशी दें, क्योंकि अगर आरजेडी जो है वो की इस बार ऐसे भी कोशिश है, जैसा कि उसने औरंगाबाद में जो एक्सपेरिमेंट किया था जो सफल रहा था, और लोकसभा चुनाव के दौरान जो है उसका ये एक्सपेरिमेंट सफल रहा था कि जो कोयरी कुर्मी से उम्मीदवार दें तो वो चुनाव को रोचक बना रहे हैं। तो अब देखना है कि क्या फैसला यहां आरजेडी का नेतृत्व लेता है, लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव क्या सोचते हैं। अब अगर हम यहां के जातीय समीकरण को देखें तो मैं हमेशा कहता हूं कि ये एक अनुमान होता है, जो कहीं पर सरनेम मिलते हैं उनका हम एनालिसिस करते हैं, या जो आंकड़े अलग अलग जगह से मिलते हैं उनका विश्लेषण जो है करके एक निष्कर्ष पर पहुंचने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये कोशिश है, लेकिन फिर भी जो एक अनुमान के अनुसार यहाँ जो एससी वोटर्स हैं वो 16.74% हैं, जो मुस्लिम वोटर्स हैं वो 10.9% हैं, जो यादव वोटर्स हैं वो 8 से 8.5% के बीच में हैं, मल्लाह यहाँ पर अच्छी संख्या में है 7.5 से 8%, सिर्फ सहनी सरनेम जो है वो 7.3% लोगों का है। इसके अलावा कोयरी कुर्मी को अगर आप देख लीजिए तो 18 से 20% सबसे ज्यादा संख्या ये दिखती है। यहां पर जो है सिर्फ महतो सरनेम जो है वो 15% के आसपास है। इसके अलावा भूमिहार, ब्राह्मण और राजपूत 18 से 20% के आसपास ये चंक भी बनता है। इसमें भूमिहार यहां बहुत अच्छी संख्या में है, आप 13 से 15% के बीच में भूमिहार वोटर्स की संख्या को भी देख सकते हैं। वैश्य भी यहां 8% के आसपास है, सिर्फ शाह सरनेम जो है वो 5.9% लोगों का है। तो ये यहां का जातीय समीकरण है, एक मिला जुला जो है वो समीकरण यहां पर दिखता है। तो इसमें सभी अपनी अपनी तरह से समीकरण बनाने की कोशिश करेंगे। जो आरजेडी का रहता है एमओआई तो उनको यहां पर लगभग 19-20% का मिलता है। अब मुकेश सहनी इस बार कितना वोट जो है मल्लाह वोटर्स का ट्रांसफर करवा पाते हैं महागठबंधन की तरफ, इस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। चूंकि ये उनकी भी एक परीक्षा मैं मानकर चलता हूं कि वो कितने % वोट जो है वो ट्रांसफर करते हैं, क्योंकि मल्लाह आमतौर पर जो है वो एनडीए को वोट करता रहा है। अति पिछड़ी जातियां ऐसे भी जो है वो नीतीश कुमार के पक्ष में जाती हैं। तो ये चीज यहां पर देखना है। और यहां पर भी अगर आप देखिए तो जो अन्य ओबीसी और अति पिछड़ी जातियां हैं उनकी संख्या अच्छी है, यहाँ कुम्हार हैं, तांती हैं, तो उनकी संख्या ठीक दिखती है। तो ऐसे में जो यहाँ पर जेडीयू ने जो 2 चुनाव जीते हैं उसमें इन वोटरों का योगदान बहुत रहा है। तो अब क्या इस बार इन वोटरों को एक बार फिर से अपनी तरफ कर पाने में जेडीयू सफल रहता है, ये एक बड़ा सवाल है। तो अगर चेरिया बरियारपुर को हम समअप करें तो एक चीज जो दिखती है वो ये दिखती है कि अभी एनडीए से कौन सा दल चुनाव लड़ेगा उस पर एक चर्चा होगी, फिर कौन होगा, दल फाइनल होने पर कैंडिडेट कौन होगा उस पर एक चर्चा होगी, और तब मुकाबला होगा और तब उसके अनुसार समीकरण बनाने की कोशिश की जाएगी। तो कुल मिलाकर चेरिया बरियारपुर में एक दिलचस्प मुकाबला इंतजार कर रहा है। पिछली बार के जैसा वन साइडेड मुकाबला नहीं होगा, ये मानकर चलिए। पिछली बार बिल्कुल वन साइडेड मुकाबला था, तो इस बार वैसा नहीं होगा। अब देखना यह है कि फिर कुशवाहा वर्सेस कुशवाहा ही होता है या कुशवाहा वर्सेस भूमिहार कैंडिडेट के बीच में मुकाबला होता है। ये चीज भी देखने लायक होगी। और ये भी देखना होगा कि यहाँ प्रशांत किशोर की भूमिका क्या होती है, उनकी जनसुराज पार्टी से
कौन उम्मीदवार बनते हैं और किस जाति से बनते हैं, क्योंकि बातें तभी ये पता चलेगा कि क्या ट्रायंगुलर फाइट यहाँ होगा या फिर नहीं होगा। नजर तो प्रत्याशी पर ही टिकी होगी। जी हाँ, बिल्कुल। और ये देखिए, ये कहने में अच्छा लगता है कि हम जाति की राजनीति नहीं करते, लेकिन सच तो यही है कि बिहार में जो है जाति के बिना कोई राजनीति होती नहीं। तो प्रशांत किशोर यहाँ पर किस जाति से उम्मीदवार उतारते हैं उस पर भी बहुत कुछ निर्भर करेगा। तो एक दिलचस्प मुकाबले का इंतजार चेरिया बरियारपुर में। तो चलिए, ये चेरिया बरियारपुर की सीट थी जिसका मिजाज बता रहे थे, और बहुत दिलचस्प मुकाबला यहाँ पर होने वाला है। कौन सी पार्टी यहाँ से चुनाव लड़ने वाली है गठबंधन से, और उसे किस तरह सपोर्ट मिलेगा, कैंडिडेट कौन होगा, उसके बाद ये मुकाबला और दिलचस्प होगा। और अब तो बिहार में पीके की जनसुराज पार्टी भी है, वो कितना असर डाल पाती है इस पर भी नजर हमारी बनी रहेगी।